चलो जी, आज के इस सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे कि जी सिविल जज एएसजे, सिविल जज एएसजे के एग्जाम को हमने कैसे थ्रो आउट करना है, कैसे हमने उसको पास करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जी आपकी मतलब सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस बेरक के तक किया तक तो वो वही वैसे होंगे बेरक्स जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और जो बुक्स जो है ना रिकमेंडेड बुक्स वो जीके उर्दू और इंग्लिश के लिए हैं। किसके लिए? जीके उर्दू और इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट हमें सिलेबस का पता चल जाएगा तो हम देखेंगे कि जी उस सिलेबस में हमने पढ़ना क्या है। तो जैसे आपका 565 सेक्शन है सीआरपीसी के, वो सारे थोड़ी पढ़ने हैं। उनमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करने हैं जो मतलब जिनके बगैर पेपर बनता नहीं है। जैसे 154 से लेके 265 एन तक, उसी में एफआईआर आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, रिमांड आ जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज आ जाता है, उसी में आपका चालान रिपोर्ट आ जाती है, उसी में इंक्वायरी एट टू जुरिसडिक्शन आ जाती है, उसी में कंप्लेंट आ जाती है, चार्ज आ जाता है, और उसी में ही ट्रायल्स आ जाते हैं। ट्रायल भी तीनों, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल। तो वो उसको मैं कहता हूँ हार्ट ऑफ सीआरपीसी। तो वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरह सीआरपीसी है, सीपीसी, सीपीसी के 51 ऑर्डर्स हैं। तो सारे ऑर्डर थोड़ी करने हैं उसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो है वो 6, 7, 8, 9, फिर 14, फिर आपका 21। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इस तरह आपने देखना है कि जी हमने पढ़ना क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जी अच्छा हमें पता चल गया कि जी हम 265 154 से लेके 265 एन तक सीआरपीसी का पढ़ना है। तो उसको पढ़ना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है? हम सेक्शन टू सेक्शन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, या कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो उसका तरीकेकार वही है कि जी आपने ना होल्ड कर लेना है। मतलब आपने जो की वर्ड्स होते हैं उनको आपने हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है। मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसी तरह पढ़ाते हैं, वर्ड पे पढ़ाते हैं, तो वो जो की वर्ड्स होते हैं बोल्ड कर देते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि जी रिमांड का 167 रिमांड का है, तो वो बताता है 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड होता है। रिमांड जब देता है तो वो रीजन लिखता है, रीजन लिखता है तो साथ उसके वो एक कॉपी सेशन जज को भेजता है। उसके बाद वो बताता है कि जी वुमेन का रिमांड नहीं होता है, फिजिकल रिमांड नहीं होता, वो एक्सेप्ट कत्ल एंड गेट। तो वो इस तरह हमने जो की वर्ड होते हैं उसको बोल्ड करना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जी टाइम टेबल अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप तैयारी कर ही नहीं सकते। मतलब वो ना कहते हैं, एक लैटिन में एग्जाम है जिसका वो उर्दू में बताते हैं सीज द डे, सीज द डे। मतलब आप डे कैच करें, डे को काबू करें, डे को काबू करें। मतलब आपके पास प्लान हो कि जी आपने ये करना है तो उसको प्लान को आप अचीव करें। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप जीरो हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है कि जी आपने कैसे मतलब टाइम से स्पेंड करना है, क्या आपने पढ़ा है कि क्या नहीं पढ़ा। तो टाइम टेबल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखें हमारे पास सिलेबस आ गया। सिलेबस पहले पता होता है कि ये सिलेबस है। उसके बाद हमें देखते हैं पास पेपर। पास पेपर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जी हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पास पेपर देखें तो हमें पता चल जाता है कि लिमिटेशन का सेक्शन 9 वंस टाइम बिकम स्टूडेंट नो सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। ये 4 दफा क्वेश्चन आ चुका है, ये हमें पास पेपर से पता चला है। हम गार्डियन वार्डक देख कर देखे तो वो रिमूवल ऑफ गार्डियन 3 दफा आ चुका है, ये हमें पास पेपर से पता चला है। ठीक है, इसी तरह हम फैमिली लॉज का देखें तो वो 4 दफा तलाक के प्रोसीजर का पूछ चुका है, तो ये हमें पास पेपर से पता चलता है। तो वो पास पेपर हमें बता देते हैं कि जी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अ, ये ये मैंने कुछ लिखा हुआ भी है। जैसे ये है कि जी आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस, तो वो आप देखें सेक्शन 9 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पेक्युलर जुरिसडिक्शन 2 दफा दे चुका है। तो हमें पास पेपर बताते हैं कि जी हमने क्या करना है, आता क्या है, क्या करना है। ठीक है, पास पेपर। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, आपको सारा कुछ आता भी है फिर भी आप फेल हो जाते हैं। आपको सारा कुछ आता है फिर भी आपके नंबर होते हैं 40 से 50 के दरमियान। आपको सारा कुछ आता भी है फिर भी आप वो मतलब आपका एग्रीगेट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और वो उधर जाके आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, आपसे लिखा नहीं जाता। आप जीरो होते हैं, वापस आके रो रहे होते हैं।
और जो बच्चा लिखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, उधर उसको क्वेश्चन एक ना भी आता हो ना, तो फिर भी उसको वो टैकल कर लेता है। ठीक है, तो वो पास पेपर कैसे, बाद में सर्च होगा कि जी एकेडमी का रिजल्ट क्या है, एकेडमी का स्टाफ क्या है, एकेडमी में हमारा मतलब पढ़ाने का स्टाइल क्या है, वो बात होगा। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये है कि जी सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल सेट करें, पास पेपर और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम्स, यहाँ ये हमें करना है। ठीक है, चले सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस आप देखें ना सिविल जज का, सिविल जज का सिलेबस देखें तो वो अभी जो न्यूली अपॉइंटेड वो हैं, वो सक्सेसर हैं मलिक शहजाद साहब लौड़ाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी हम सिलेबस रिवाइज करने जा रहे हैं और हम रिड्यूस करेंगे सिलेबस। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब पता नहीं है क्या करना है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो सिलेबस यही चलेगा अभी तक। ठीक है, अब इसमें देखें तो सबसे पहले आप देखें कंट्रैक्ट एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट देखें तो वो कंट्रैक्ट एक्ट पे 4 पेपर होंगे ला के, और एक 4 ला के होंगे, एक इंग्लिश, एक उर्दू और एक जीके का, टोटल 7 पेपर होंगे। हर पेपर 100 नंबर का होगा, 700 नंबर, और 40 वाला पास है, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। पेपर 1 जो है उसमें कंट्रैक्ट एक्ट है, गार्डन वार्ड एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, फैमिली लॉज हैं और अरेंजमेंट्स एक्ट है। पेपर 2 देखें तो सीपीसी सीपीसी है, कोड फीस एक्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है और उसके रूल्स हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स हैं। पेपर 3 देखें तो पेपर 3 में वो आपका आ जाता है क्रिमिनल। पेपर 3 क्रिमिनल है, क्रिमिनल लॉ में आपका पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी और यूनाइटेड जस्टिस एक्ट, पुलिस रूल्स, पुलिस आर्ट। इसी तरह आप जनरल लॉ देखें। ठीक है, तो जनरल लॉ में वो आपका क्यूएसओ है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, हाई कोर्ट रूल्स हैं और सिविल कोर्ट आर्डिनेंस। जिनकी माई वीडियो या कैमरा ऑन है वो आप कर दें, मिस मक्खिया मैडम आप कर दें, वो मतलब आपका कैमरा ऑफ हो, आपका माइक ऑफ हो, आपने बस सुनना है, स्क्रीन आपको शो हो रही है, स्क्रीन देखें और सुनते हैं। चले आगे आगे आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश का आप देखें, अब नेक्स्ट देखें इंग्लिश का। इंग्लिश का आपका है, इंग्लिश का आप पास करना है ना, तो आप ऐसे और प्रेसी की रिग्रेस प्रैक्टिस करें। मतलब ऐसे और पैसे की रिग्रेस, मतलब मैं कहता हूँ कि जी ऐसे तो आप डेली 1 पेज, 1 पेज, 2 पेज लाजमी लिखा करें, लाजमी। और वो किसी भी सीएसपी ऑफिसर को चेक कराएं, मतलब जो सीएसएस या पीएमएस क्वालिफाइड है उसको आप इवेल्युएशन करवाएं, उससे इवेल्युएशन कराएं। आप ऐसे डेली लिखें और प्रेसी जो है ना अल्टरनेट डेज पे रख लें, एक दिन बाद दूसरी, एक दिन बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद एक प्रेसी लाजमी किया करें। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी ग्रामर ग्रामर ठीक होगा तो आप सही लिखेंगे, पैसे सही करेंगे, वरना वो। इसी तरह उर्दू है, उर्दू तरीक गवाह है कि कभी कोई उर्दू में फेल नहीं हुआ। एक्सेप्शनल केस आ सकते हैं, वरना उर्दू में आपके नंबर भी बहुत अच्छे दे देते हैं वो, उर्दू का मसला नहीं था। आगे नेक्स्ट जो आपका जीके, जीके हमें एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है और इस्लामिक है। ठीक है, अब इसका ना मतलब सिलेबस में देखें तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जी ये सिलेबस आपको मैंने भेजा भी है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। नेक्स्ट देखें ना सिलेबस में हमने क्या पढ़ना है, सिलेबस में पता चल गया। हाँ, इंग्लिश उर्दू जीके का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ना क्या है देखें। अब सपोज के है कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना आपने, ये पहला सबसे पहले कंट्रैक्ट एक्ट है। तो कंट्रैक्ट एक्ट का देखें, कंट्रैक्ट एक्ट का वो पास पेपर देखें तो पास पेपर में वो
दो दफा फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन आया है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्री कंसेंट पे है, और उसके बाद फ्रॉड भी फ्री कंसेंट से है, और उसके बाद वो फिर सेकंड एसेंशियल ऑफ कंटेक्ट। तो ये आप देखें कंटेक्ट का तो 175 तक एक क्वेश्चन लाजमी वो दे देता है। नेक्स्ट जो है ना कंटेक्ट ऑफ गारंटी से भी क्वेश्चन देता है। 2020 में देखें तो 2 क्वेश्चन उसने कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी से दिए थे, 2 क्वेश्चन उसने कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी से दिए थे। तो आप ना सबसे पहले ये कि जी आप पास पेपर देखें, पास पेपर से हमें पता चल जाता है कि जी क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसके मुताबिक हमने आगे जाना होता है। ठीक है, अब कंट्रैक्ट एक्ट का आपने 1 से 175 तक अच्छी तरह करना है। इसी तरह आप देखें गार्डियन वार्ड एक्ट, तो गार्डियन वार्ड एक्ट का डायग्राम का स्टडी और उस पे क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। सेल का पे क्वेश्चन आ चुका है 2020 में और 19 में। 2020 में उसने पूछा था रिमूवल ऑफ गार्डियन और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन। इसी तरह 2022 में फिर उन्होंने रिमूवल ऑफ गार्डियन पे क्वेश्चन दे दिया था। उसके बाद फिर 2023 में उसने सेक्शन 9 पे क्वेश्चन दिया है और वेलफेयर। तो ये इसी तरह देखें तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे वो पहले 2 दफ़ा क्वेश्चन दे चुका है रिमूवल ऑफ गार्डन पे। इसी तरह आप देखें लिमिटेशन, लिमिटेशन की ये पास पेपर मैंने ये आपको फाइल भेजी है, इसमें आपको ना इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अब सेक्शन लिमिटेशन का सेक्शन 9 पे दो दो दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। अभी 2023 में 2 दफ़ा पेपर हुए हैं, 2024 में भी हो चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड पे क्वेश्चन आ चुका है और ये ठीक है ये इंपॉर्टेंट। इसी तरह फैमिली लॉज देखें तो फैमिली लॉज का तलाक पे 2-3 दफा प्रोसीजर ऑफ ये सेक्शन प्रोसीजर ऑफ तलाक पे 2-3 दफा क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी तरह रेंट प्रिंसेस एक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद सीपीसी, सीपीसी देखें ना तो सीपीसी हमने सारा को थोड़ी पढ़ना है। सीपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 9 से 12 और ये 9, 10, 11, 12। इसी तरह उसके बाद 96 से लेके 115 तक, 96 से 115 तक ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो उसका कोशिश होती है कि जिनमें से कुछ लाजमी दे। बाकी जो आपका खराब हो गया, आर्डर है, आर्डर आपका बिल्कुल फुल हो पाँच गया। जिनके इसकी कम होती और चलाओ माइक हमें भी। आप पाते हैं, जिनके माइक आना वो आप पाते इसकी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, वो तो है, हैं, जिनके लगाओ जो। माइक आना आप पाते हैं। यार क्रेडिट कार्ड चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, बहुत सारा का डाल देना। ये जिनके माइक आना है ना वो काइंडली माइक आप रखा करें, बस माइक और वीडियो आप रखें, बाकी आपको सारा पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं लाजमी सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस से पढ़ूंगा सारे। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जी हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाद हमने उसी सिलेबस में से हमने करना क्या है। मैंने पहले देखा कि जी सीपीसी सिलेबस में है, तो सीपीसी में से हमने पढ़ना क्या है, सीपीसी में हमने पढ़ना क्या है ये हमें सिलेबस का पता चल गया। अब उसमें से हमने सारी सीपीसी डेफिनेटली एक दफ़ा पढ़ना है, लेकिन उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमने पढ़ना क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सीपीसी देखे, सीपीसी सीपीसी के आर्डर जो है ना 6, 7, 8, 9 ये ऐसे आर्डर हैं इनमें से लाजमी वो कुछ पूछ लेता है। अभी उसने प्रीडिंग की एसेंशियल्स पूछ लिए थे और रिटर्न स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ चुका था, और उसके बाद सेक्शन 9 अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और सेक्शन 17 पे भी क्वेश्चन आ चुका है। आर्डर 21 ऐसा आर्डर है जिसमें से हर साल वो लाजमी कुछ ना कुछ पूछता है। पूरी सीपीसी के आर्डर एक साइड पे और आर्डर 21 एक साइड पे। आर्डर 21 के 103 रूल्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी पूछता है। इसी तरह आर्डर 26 लोकल कमीशन का आर्डर 32 है आपका, माइनर के खिलाफ सूट हो सकता है और माइनर भी सूट फाइल कर सकता है। इसी तरह आपका 39 स्टे का है, 41 आपका अपील और 47 रिव्यू का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोड फीस एक्ट देखें तो सेक्शन 7 पे हर साल क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन 7 पे हर साल क्वेश्चन आता है।
2017 में उसने रिफंड ऑफ कोर्ट फीस पे क्वेश्चन आया था। 2022 में उन्होंने मोड्स ऑफ लिविंग कोर्ट फीस पूछ ली थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंस रखिए। ये आपके उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके सिविल जज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एएसजे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सिविल जज भी एएसजे भी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे सीपीसी है, ये पंजाब के लिए भी यही है और सिंध के लिए भी यही है, सब के लिए मतलब ये इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो एग्जामिनर है वो प्रैक्टिकल अप्रोच से, मतलब जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जैसे अपील है, इंजंक्शन है, यहाँ से वो कोशिश होती है कि वहाँ से क्वेश्चन थे। उसके बाद आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो इंजंक्शन पे 3 दफा क्वेश्चन आ चुका है। 2020 में आया है, 22 में आया है। इंजंक्शन पे क्वेश्चन लाजमी आता है। और इस तरह आप देखें तो 22 और 23 में उसने कैंसलेशन और डेक्लेरेशन पे क्वेश्चन दिए हैं, कैंसलेशन और डेक्लेरेशन पे क्वेश्चन दिए हैं। बच्चे जो न्यू ज्वाइन करते हैं ना उनको आइडिया नहीं होता कि जी हमने माइक आप रखना है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट तो उसमें से 2-3 दफ़ा उसने डेफिनेशन दिए हैं। 2017 में डेफिनेशन दिए हैं और उसके बाद 2020 में डेफिनेशन दिए हैं, 2022 में भी डेफिनेशन दिए हैं। इसकी डेफिनेशन जैसे वो पूछ लेता है असेसमेंट सर्कल क्या है, इनकम्बरेंस क्या है, और उसके बाद वो रेट एंड सेस के बारे में पूछ लेता है, बाउंड्री मार्क का पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप ना, आप जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं, जितनी भी एक्टर ना, सबकी डेफिनेशन अपने अलग रजिस्टर पे लिख लें। मैं जब भी क्लास शुरू करता हूँ तो पहली क्लास ही डेफिनेशन की होती है। ठीक है, जैसे आज क्लास है सीपीसी की तो वो सिर्फ डेफिनेशन क्लास पे होगी। ठीक है, और सिविल ट्रायल पे इसी तरह वो 2017 में उसने डेफिनेशन पे दी थी लैंड रेवेन्यू एक्ट की। 2019 में सिविल जज के आप देखें तो रेंट प्रीमिसेस एक्ट की सारी डेफिनेशन दे दी थी। 2000 फिर 21 में पेपर में, 22 में उसने सारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की डेफिनेशन दे दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लैंड रेवेन्यू की फिर डेफिनेशन आ गई थी। तो वो हर साल कहीं ना कहीं डेफिनेशन दे देता है। अभी एएसजे के जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट टाइम, जो जुलाई में हुए थे, उसमें मोस्ट नवंबर में जो हुए थे उसमें भी उन्होंने मोस्ट ज़्यादातर वो डेफिनेशन ही पूछ ली थी। ठीक है, तो वो अच्छी तरह करें आप। कोई भी एक्टर की डेफिनेशन आपको सही आनी चाहिए, डेफिनेशन आती है तो एक्ट आता है, वरना एक्ट नहीं आता आप। ठीक है, चलें आगे जी। आपका इसके रूल्स में से वो लंबादार की अपॉइंटमेंट और लंबादार की रिमूवल और लंबादार की ड्यूटीज, इस पे वो क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर साल आ रहा है। एक दफ़ा अपॉइंटमेंट आ गया था, इसमें एक दफ़ा ड्यूटीज पूछ ली थी, इस दफ़ा रिमूवल पूछ लिया था, ये होता है। आगे पीपीसी, पीपीसी की ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपका सेल्फ डिफेंस, उस पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और या फिर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में हर्ट और कत्ल और किडनैपिंग, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, रॉबरी, डकैती और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया। आगे आपका देखें सीआरपीसी, तो सीआरपीसी मैंने ये देखें, ये मैंने आपको हर्ट, ये आपका हर्ट ऑफ सीआरपीसी है। हर साल इसमें से क्वेश्चन लाजमी देता है, हर साल रिमांड दे देता है या समरी ट्रायल पूछ लेता है, या फिर वो आपका जुरिस्डिक्शन इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन पूछ लेता है, कंप्लेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सीआरपीसी का, 154 से लेके 265 है, 154 से लेकर 265 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो इस पे अपील पे क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, वो कहता है कि जी वो कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पे अपील नहीं बनती, वो कौन सी ऑफेंसेस हैं, कौन से केसेस जहाँ पे अपील नहीं बनती। और उसके बाद वो कहता है कि जी आ, मतलब ये क्वेश्चन आया था कि जी कहाँ पे अपील नहीं बनती, जैसे 412 है जहाँ पे वो खुद कन्विक्शन कर लेता है, अपील नहीं बनती। समरी ट्रायल में
आपको 2000 से कम फाइन होता है, अपील नहीं होती। पैटी मैसेज मतलब हाई कोर्ट ट्रायल करती है और 6 महीने से कम सजा देती है, या फिर सेशन कोर्ट ट्रायल करती है 1 महीने से कम सजा देती है, या मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है वो सिर्फ 50 रुपए या उससे कम फाइन लगाता है तो उस पर अपील नहीं होती। तो ये वो क्वेश्चन आ चुका है पहले। इसी तरह आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के वो बेल एंड अरेस्ट पे 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुका है। बेल एंड अरेस्ट एंड बेल, सेक्शन 5 और 6। ठीक है, इसी तरह बाकी है आगे क्यूएसओ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है ना, इनसे हट के पेपर नहीं बनता, मतलब ये रेलिवेंसी है। और उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन है 59 से 55। आगे आपका ओरल एविडेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। और उसके बाद 117 से लेके 129 तक ये है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो हाई कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1 से 147 तक वो अभी इम्पीचमेंट, आप प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ना छोटी छोटी आपकी कौंसल्स हैं, कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, और इस्लाम इकोनॉमिक काउंसिल है, और उसके बाद अ, वो कमीशन है, नेशनल फिनांस कमीशन है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक रियलॉजी है। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इस पे, काउंसिल्स पे। इसी इसी तरह बाद में भी वो काउंसिल्स पे क्वेश्चन दे देता है। आगे फिर 175 से 232 तक है वो आपका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर्स वगैरह, और इलेक्शन कमीशन और इमरजेंसी, ये हाई कोर्ट का। बाकी जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस है, सिविल कोड ऑर्डिनेंस से हर साल वो पूछ लेता है पेकनरी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, या फिर वो सेक्शन 3 को दे देता है आपका। सेक्शन 3 सेक्शन 3 वो आपका आ जाता है वो हिरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स में। हिरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट जज आ जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आ जाता है, और फिर सिविल जज की फर्दर 3 काइंड वो बताता है आपका सिविल जज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये है आपका ला की हद तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाना आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स। ये ये आपका बुक है आपका टू दी पॉइंट। इसमें ना आप पास पे देखें तो वो ईडीएम पेयर्स तकरीबन यहाँ से आ जाती हैं। ईडीएम पेयर्स यहाँ से आ जाते हैं, और ये ऐसे की बेहतरीन बुक है। हमारे पास वो सीएसपी ऑफिसर है अना ममान, फैकल्टी मेंबर है, वो अभी भी पढ़ा रही हैं, ऐसे प्रेसी वही पढ़ाती हैं। वो भी यही बुक रिकमेंड करती हैं कि ये नासिर जमाल शाह की बहुत अच्छी बुक है। वेरी सिंपल लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। और ये इसमें तकरीबन क्वेश्चन पेपर ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे इसमें सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है वो आ चुका है। इस पे वो क्वेश्चन है जेंडर इनक्वालिटी, ऐसे वो भी आ चुका है। तो ये अच्छी बुक है। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका, इसमें इंग्लिश ग्रामर, मतलब ये पास पेपर हैं सीएसएस के 1980 से लेके अब तक 2023 तक के। और उसके बाद ये प्रेसी की बुक है, ये प्रेसी की बुक है। अब देखिए ना, हमने इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है। इंग्लिश का जो 20 नंबर का आता है ना, 20 नंबर का वो या तो 10 नंबर के ईडीएम, 10 नंबर के पेयर दे देता है। ईडीएम 10 नंबर के ईडीएम और 10 नंबर के पेयर्स वो तकरीबन हर साल दे रहा है। कभी ये नहीं हुआ कि ऐसे ईडीएम पेयर्स ना आए हों। ईडीएम पेयर्स आप देखें ना, वो जो तकरीबन टू दी पॉइंट से आ जाते हैं, या फिर वो कोई अगर मिस होता है तो वो सीएसएस में से आया होता है। सीएसएस की ये जो बुक है ना, ये इसमें सारे साल है इस बुक में। ये ये सुभान चौधरी के पास पेपर ही हैं, इसमें वो सारे सीएस के पास पेपर सॉल्व है। इसी तरह ईडीएम भी, पेयर्स भी, और कुरेक्शन भी आ चुके हैं। कुरेक्शन भी आपका वो पास पेपर जो है ना सीएस के उसमें से आ जाती हैं। पंक्चुएशन भी अभी होती है।
पंक्चुएशन, वो देखें ईडियम पेयर्स लाजमी आते हैं। आगे वो कभी कभी वो दे देता है करेक्शन, कभी कभी दे देता है पंक्चुएशन। 2017 में आई थी करेक्शन, ठीक है, और 2019 में भी करेक्शन आई थी, 2020 में फिर उसने पंक्चुएशन दे दी, 22 में पंक्चुएशन दे दी, 23 में भी पंक्चुएशन दे दी, ठीक है। अब बाद में भी फिर पंक्चुएशन दिया, अब करेक्शन फिर भी आ सकती है। लेटर हर साल आ रहा है, प्रेसी और ऐसे तो हर साल होता है, प्रेसी और ऐसे हर साल होता है, ठीक है। तो ये आपने बुक्स लेनी है, ये बुक्स आपको बहुत मतलब बेनिफिशियल है। अब ये प्रेसी की बहुत अच्छी बुक है, इसमें बताया गया कि जी प्रेसी करने का आर्ट क्या है, प्रेसी करने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। और उसके अलावा पास्ट पेपर की जो CSS PMS की सॉल्व्ड प्रेसी हैं वो भी इसमें दी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आपका आ जाता है उर्दू। उर्दू तो मतलब मैं फिर कहता हूँ उर्दू कोई का फेल नहीं होता, उर्दू किसी का फेल नहीं होता। उर्दू, ये उर्दू की बुक्स है। उर्दू का देखे ना, उर्दू का मैंने सिलेबस बताया हुआ है, अब देखें ये एक दिन उर्दू में है। 24 घंटे होते हैं। अ डे एंड एट 12 मिडनाइट। थोड़ी आवाज ही आवनी मेरे ख्याल है, वीडियो ऑनलाइन क्लास हो रही। जिनके माइक ऑन होते हैं वो कर लिया आपका। चलें अब ये आपका तकरीबन आएगा जी, ऐसे आता है, ट्रांसलेशन होती है, प्रेसी, ग्रामर और लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स 10 नंबर की होती हैं, ग्रामर 10 नंबर का होता है, उसमें पूछ लेता है इसम क्या है, इसम और फाइश नकरा और कनाया इशारा और इस तरह, मतलब ग्रामर का 10 नंबर का पोर्शन होता है। प्रेसी होती है, ट्रांसलेशन करनी होती है एक पैरा, और एक ऐसे होता है, ठीक है। तो जो आपका उर्दू है ना, इसमें पहले वो इसमें मुहावरे और ज़रब मिसाल भी आते थे, वो इसमें से है। ये ये उर्दू की है कलीद उर्दू, इसमें ऐसे भी हैं और ग्रामर भी है, ऐसे भी हैं और ग्रामर भी है। और ये उर्दू मज़ामिन बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। इसमें सर मतलब ये उर्दू करके आप इंग्लिश प्लेस हो के ऐसे का भी आपके पास डाटा आ जाता है, वेरी कम्प्रीहेंसिवली लिखा हुआ है ये, वेरी कम्प्रीहेंसिवली लिखा हुआ है ये। ठीक है। उसके बाद आपका है ये ग्रामर कवायद उर्दू, बहुत अच्छी बुक है। बाबाए उर्दू कहते हैं अब्दुल हक को, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू, ठीक है, ये उसने ग्रामर की बुक लिखी है। और ये कानूनी लिगत, ये भी हर साल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जीके। जीके की भी आपने मतलब ये मैं जो बुक्स बता रहा हूँ ना, ये आपने आंखें बंद करके लेनी है, आंखें बंद करके, ठीक है। अब देखें, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जीके आपने कैसे क्रैक आउट करना है। जीके देखें, ये आपका है, ये सबसे पहले देखें ना जीके का, पहले 5 पोर्शन थे जीके के, अब उन्होंने 4 कर दिए जीके के। ये है एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियत, ये 4 टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक्स हैं। अब इनका ही लास्ट में देखें तो, और जो क्वेश्चन वो कैसे बना के देता है वो ये देखें, वो आपका या तो एवरीडे साइंस पे या फिर सिनोनियम दे देता है, या सिनोनियम पे दे देता है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। बाकी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के ना MCQs होते हैं, मतलब वो बताता है पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फौज किसकी है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिराज क्या है, वो जनरल नॉलेज
कंप्लीट है पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान और पूरी दुनिया का। वो आप पास पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी फिर ये तो 40 नंबर का आ जाता है ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। फिर 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 60 नंबर का सब्जेक्ट है। अब 60 नंबर के सब्जेक्टिव में उसने 3 क्वेश्चन देने होते हैं। अब पाकिस्तान फिर को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पाकिस्तान फिर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान। प्री पाकिस्तान है कि जी पाकिस्तान बनने से पहले 1857 से लेके 1947 तक है। अब देखिए मतलब ये हमारा यही पेपर यही आ रहा है। अब CSS वाले देखें तो वो स्टार से, मतलब बड़े सगीर हिंद से स्टार से वो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 1857 से आर्वर्ड करना है। वो CSS वाले जो करते हैं वो शाह वलीउल्लाह और 712 से वो स्टार्ट करते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, वहां से आगे लेके आते हैं 712 से। तो हमने वो नहीं करना, हमने सिर्फ 1857 मतलब जंगे आज़ादी, जिसको वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वो कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि बगावत की वार थी, और हम कहते हैं आज़ादी की जंग थी, ठीक है। वहां से हमने स्टार्ट करना है। और उसमें उधर देखे ना 1857 से वो जंग आज़ादी, और उसके बाद आपका आ जाता है सर सैयद अहमद खान की खिदमत, और उसके बाद आ जाता है तहरीक खिलाफत, और उसके बाद आ जाता है आपका लखनऊ पैक्ट, और उसके बाद 1906 का है, 1916 का लखनऊ पैक्ट है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 की है, 1906 में है मंटो मार्ले, वो मिंटो को जा नहीं, मिंटो मॉलेड फार्म 1919 की है। इसी तरह ये चंद इवेंट्स हैं, वो 32 इवेंट्स बनते हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो इनमें से क्वेश्चन आ देता है एक। इसी तरह पोस्ट पाकिस्तान पे ना वो क्वेश्चन 3 दफा पॉपुलेशन पे पूछ चुका है कि पॉपुलेशन की वजह क्या है, पॉपुलेशन के फैक्ट्स क्या हैं। इसी तरह इकॉनमी भी 2020 में इकॉनमी पे क्वेश्चन आ चुका है कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या मसला क्या है, क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह देखते हैं। इसी तरह 2023 में फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के मुआशी एंड सियासी मतलब जो है मसाइल और उनका हल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इनकी सोल्यूशन, ठीक है ये। इसी तरह फिर 20 नंबर का आ जाता है इस्लामियत का सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। अब अभी 2023 में भी आया था, 2017 में भी आया, 2019 में भी आया है। इन्हीं में से मतलब सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में कुरान, सुन्ना, इजमा, इज्तिहाद, ये। इसी तरह पिलर ऑफ इस्लाम, जो रुकन अरकान इस्लाम जिसको हम कहते हैं कि जी आपका तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये है। मतलब 2020 में उसने रोजे पे क्वेश्चन दिया है, और ज़कात पे भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया है, और उसके बाद सीरत नबवी और राइट्स ऑफ वुमेन। ये जो है ना, ये हमारा चीज़ें हैं जो कि हमने इनको देखना होता है, ठीक है। बाकी पास पेपर आपको भेजेंगे तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जी हमने पढ़ना कैसे है। तो हमें पता चल गया कि जी सिलेबस क्या है, हमें पता चल गया कि जी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है वो हमने पढ़नी है, और उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमने कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम, ऊंचा बोलें थोड़ा उसामा साहब। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम जो है ना सिंध प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो सिंध सर से? उसके बारे में आप थोड़ा हमें सिलेबस के बारे में थोड़ा गाइड कर दें, जिससे सर हमें। जी सर। आप सिंध से हैं? जी सर मैं सिंध से हूँ। सिंध से आपको ना वो बाद में एंड में आपको सिलेबस बता देता हूँ, आप परेशान ना हो। आप मुझे मैसेज भी करेंगे तो मैं आपको वो भेज भी दूंगा, एंड में मैं आपको बता दूंगा सिलेबस, ठीक है। लास्ट मतलब जो है ना 10 मिनट में आपको सिंध वालों के लिए रखूंगा, 10 से 15 मिनट, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई यहाँ तक जो मैं आपको बताया ना, कि मैंने आपको बताया कि हमारा मतलब सिलेबस तो आपको सिंध का बताता हूँ। वो आपका कोई सिंध का सिलेबस नोटिफाई नहीं है। जो आपका पहले स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में 50 नंबर का इंग्लिश और जीके होता है, 50 नंबर का लॉ होता है। लॉ में भी वही CRPC PPC QS मेन होता है।
बाकी माइनर एक्ट्स जैसे अभी लास्ट हुआ था तो उसमें नैबला से भी पूछ लिया था, सीएनएस से भी पूछ लिया था, प्राइस कंट्रोल में से पूछ लिया था, और मैक्सिमम भी आ गई थी। ठीक है। बाकी दूसरा आपका रिटर्न होता है। रिटर्न में आपका एक क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। वो दो पार्ट होते हैं, एक सिविल का होता है, एक क्रिमिनल का होता है। सिविल में आपका सीपीसी और क्यूएसओ, और क्रिमिनल में आपका सीआरपीसी और पीपीसी और क्यूएसओ, ये मेन होता है। मजीद मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा। यहाँ तक ओवरऑल आपका कोई और क्वेश्चन हो तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लियर है? जी सर। चले चले जी आगे सर अभी हमने क्लियर है सर। गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस माइक आप रखें, आप माइक आप रखें। आगे जी, हाउ टू स्टडी। चलें, अब देखिए ना, हाउ टू स्टडी हमने पढ़ना कैसे है। मैं ना बार बार कहता हूँ कि जी आप, अच्छा, जो चैट आती है ना, चैट में नहीं पढ़ता वो। आपने जो क्वेश्चन करना है वो मुंह से कह देना है, वो चैट नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, तो आप वो चैट वाले नहीं होता। आपने जो पूछना है वो पूछ लेना, मैं फिर पूछूंगा आपसे। अब मैं ना आपसे कहता हूँ कि जी आप मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आप उसको मतलब कोई भी सेक्शन है ना, उसको आप कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि जी सपोज के रेंट एक्ट है। अब देखें, ये सपोज के ये आपका मतलब वो अक्सर ना क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर हमने एज इट इज लिखना है, हमने एज इट इज लिखना है, जो बेयरक्ट कहता है वही वैसे लिखना है। अक्सर क्वेश्चन बच्चों के यही होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आपने एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। बस जो की वर्ड होते हैं ना, वो आप वैसे लिखें, बाकी जैसे मर्जी लिखें, वो ठीक होगा, वो ठीक होगा। मतलब जो कीवर्ड है, जैसे आप ओब्लिगेशन है, तो वो आपने ये कीवर्ड है कि प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी, आप लिखे आएंगे ना प्रोवाइड कॉपी, तो वो सही क्लिक नहीं करेगा एग्जामिनर को। आप सर्टिफाइड कॉपी लिखेंगे तो वो ठीक है, समझा जाएगा वो सही लिखा है। और और उसके बाद वो कहता है कि जी आपको वो आगे टैक्स फी चार्ज वो पे करेगा। आगे देखें ना, ये कीवर्ड्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि जी वो ये कट ऑफ, सस्पेंड और विद होल्ड एनी एम्यूनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट। अब ये कीवर्ड्स हैं। अब अगर आप लिख के आएंगे ना नॉट टू कट इम्यूनिटी, तो वो प्रॉपर उसको क्लिक नहीं करेगा, वो प्रॉपर नहीं है। आपने ये तीन ही वर्ड्स लिखेंगे ना, नॉट टू कट, सस्पेंड और विद होल्ड एनी इम्यूनिटी, यूटिलिटी और इजमेंट, तो वो कहेगा जी बच्चे ने बेरक्ट सही पढ़ा है, जिन्हें से बेरक्ट सही पढ़ा है। या इसमें वो अब ये जो बेरक्ट सही पढ़ते हैं ना, वो उनको सही पता चल जाता है। या इसमें लास्ट में देखे ना ये, तो वो कहता है कि जी अगर मालिक, मकान मालिक जो है ना, वो कॉपी नहीं देता, मकान मालिक जो है ना, वो ये कट कर लेता है, सस्पेंड कर लेता है या विदहोल्ड कर लेता है एनी इम्यूनिटी, यूटिलिटी या इजमेंट, तो टेनेंट जो है ना जाके एप्लीकेशन देता है लैंड मतलब कोर्ट में, लैंड ट्रिब्यूनल कोर्ट। ठीक है, तो वो लैंड ट्रिब्यूनल क्या कहता है, लैंड ट्रिब्यूनल मालिक को कहता है कि जी आप रिस्टोर करें। अगर मालिक नहीं भी सुनता तो टेनेंट को ही कह देता है, अलाउ करती है कोर्ट के जी आप जाएं वो रिस्टोर करवाएं, खर्चा जो भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस मुझसे आके अलाउ करवाना है, कोर्ट कहती है, और वो आप उससे काट लें, मतलब उसका वो
सपोज के बिजली के मीटर की तारें खत्म हो गई हैं या बिजली की कनेक्शन वो लगवाना है और खर्चा आए 100 रुपया और वो मालिक से 10,000 डिडक्ट करा, तो ऐसा नहीं है। वो आके कोर्ट से अलाउ करवाएगा, कोर्ट को बताएगा कि ये काम है, कोर्ट जितनी खर्चा करेगी वो डिडक्ट कर देगा। तो ये इस तरह आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, कोई भी सेक्शन है उसके कीवर्ड्स होते हैं, वो आपने वैसे लिखने हैं, बाकी जो मर्जी लिखते रहे, ठीक है, बाकी जो मर्जी लिखते रहे वो ठीक होगा। कीवर्ड जो है ना, ये जितनी भी है मतलब एक्ट है ना, वो सारे मैंने पीडीएफ में वो बोर्ड किए हुए हैं। जैसे आपका वो ओब्लिगेशन टेनेंट किए हैं, तो वो कहता है कि जी वो खाली पोजेशन देगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा और नाजंस नहीं करेगा, और मालिक आएगा उसको तो उसको अलाउ करेगा कि जी वो आए आके देख, ठीक है। तो इस तरह आप ना कोई भी एक्ट सेक्शन पढ़ते हैं तो उसके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने एज इट लिखना है, बाकी जैसे मर्जी आप लिखते रहे, बाकी आप जैसे मर्जी लिखते रहे। जैसे आप देखना ये रेंट प्रिंस गार्डन वार्ड एक्ट है, गार्डन वार्ड एक्ट का सेक्शन 17 देखें तो उसमें वो बताता है कि जी वेलफेयर ऑफ माइनर, वेलफेयर ऑफ माइनर आप लिखेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि जी उसकी माइनर की एज, सेक्स एंड रिलीजन कोड देखती है, ठीक है, एज, सेक्स और ये कीवर्ड्स है, इनको आपने लाजमी लिखना है। कहता है जब कोर्ट देखेगी ना वेलफेयर मैनर, तो वो एज देखेगी, सेक्स देखेगी और रिलीजन देखेगा मैनर की, ठीक है। मतलब बच्चा है 6 महीने का तो सकलिंग बेबी है, वो बाप को नहीं देगी, माँ को ही देगी कोर्ट, ठीक है। इसी तरह आपका 14 साल की लड़की है तो वो भी बाप को कोर्ट नहीं देती, ठीक है। इसी तरह रिलीजन है, वो क्रिश्चियन है तो वो मुसलमान गार्डियन नहीं होगा, मुस्लिम लड़का है तो गार्डियन हिंदू या क्रिश्चियन नहीं होगा। इसी तरह वो कहता है आपका कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ गार्डियन, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपने एज इट इज लिखना है, बाकी जो मर्जी जैसे मर्जी लिखते हैं। मेरे ख्याल है आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है, मेरी चीजें आपको समझ आ रही है, ठीक है। इस तरह आपने करना है, मतलब वो आपको आप पढ़ते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि जी ये सेक्शन में ये काम की बात ये है, ठीक है। वो आपने वैसे लिखना है बस, वरना नहीं। जैसे आप देखें ड्यूटीज, तो वो कहता है कि जी गार्डियन की ड्यूटी है कि जी वो माइनर को सपोर्ट करे, उसकी हेल्थ और एजुकेशन का खास ख्याल रखे। अब सेक्शन 24 लिखें और हेल्थ एंड एजुकेशन का वर्ड ही ना लिखें, तो वो कहेगा कि जी नहीं इसने कभी बेरट पढ़ा ही नहीं है, ये अपनी मार है, तो वो आपको 0 नंबर देगा, वो आपको 0 नंबर देगा, वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो कोई भी एक्ट पढ़ते हैं ना, तो हर सेक्शन के कीवर्ड्स होते हैं, वही बताते हैं कि जी हमने आगे क्या करना है। समझ आ रही है? जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जी रिमांड है, तो वो कीवर्ड ये है कि जी 15 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं होगा, कीवर्ड ये है कि जी वो रीजन लिखेगा, कीवर्ड ये है कि जी वुमेन का रिमांड नहीं होता एक्सेप्ट कत्ल एंड केटी, ये कीवर्ड्स है, बाकी जो मर्जी लिखते रहेंगे वो ठीक हो। जब भी एग्जामिनर चेक करता है, मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जी वो बच्चा कीवर्ड लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो ठीक है, ओके, नहीं तो फिर वो नहीं तो फिर नहीं। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो चल आगे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम टेबल, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको टाइम टेबल। अब ये ना मैं टाइम टेबल जो आपको बता रहा हूँ, ये आपका टाइम टेबल क्लास टाइमिंग के अलावा का है। मतलब आपकी क्लास है सपोज 3 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की, 5 घंटे की, ठीक है, तो उस क्लास के अलावा का टाइम मैं आपको बता, ठीक है। मतलब आपने 4 घंटे अकेडमी पढ़ना है, तो उस 4 घंटे के अलावा आपने ये 9.5 घंटे पढ़ना है। कितनी? मैं कहता हूँ कितनी? 9.5 घंटे,
9.5 घंटे आपने पढ़ना है। ठीक है, चले अब इसका आप देखें ना, आपका सिलेबस आपको बता दिया है। इसमें जो मेजर एक्ट हैं CRPC, PPC, QSO, CPC और पाकिस्तान पिनल कोड PPC, ये मेजर एक्ट हैं। इनको तो आपने डेली 2.5 घंटे पढ़ना है। डेली का 2.5 घंटे मतलब आप क्लास में आपका पढ़ रहे हैं CPC, तो CPC को डेली आप 2.5 घंटे पढ़ा करें। मैं जब करता हूँ ना, मतलब मैं कहता हूँ, मैं जब पढ़ते हैं, सपोज कि आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लास और कल हम पढ़ेंगे जो है ना सेक्शन 3 से अनवर्ड जितनी भी होगा। तो कल आप जब आएंगे तो पिछले ये डेफिनेशन पढ़ के आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट भी 10 सेक्शन पढ़ के आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है कि जी आपने एक एक तो होता है क्लास का टाइम, एक दिन क्लास हो जाती है तो वो क्लास वाला आपने पढ़ के आना है, फिर क्लास में नेक्स्ट पढ़ना है, वही नेक्स्ट फिर अगले दिन पढ़ना है। ठीक है, सपोज कि डेफिनेशन का मैं आपको बताता हूँ, तो आज आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कल आपने दोबारा डेफिनेशन पढ़नी है और अगला भी पढ़ना है। ठीक है, इस तरह आप 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, मतलब पहले पढ़ के आते हैं, फिर सर से पढ़ते हैं, कोई भी सर आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप खुद वही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं। तो इस तरह 3 दफ़ा पढ़ लेते तो कभी आपको मसला नहीं होता। ये है। फिर माइनर एक्ट को आप घंटा डेढ़ देते हैं, काफ़ी है। इंग्लिश सबसे मतलब जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का मैं बताऊँ तो वो लाहौर हाई कोर्ट इंग्लिश को क्राइटेरिया बनाया हुआ है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। इंग्लिश अभी भी मेरे पास DMC हैं, किसी बच्चे के 3 नंबर से इंग्लिश रह गई है, किसी की 5 नंबर से इंग्लिश रह गई है, सिर्फ इंग्लिश, बाकी पास है। और हमारा जिना अकेडमी में भी बच्चे ला में फेल नहीं होते, वो इंग्लिश में वो बच्चे मार खा जाते हैं। इंग्लिश भी वो बच्चे मार खा जाते हैं जिनकी इंग्लिश पहले बेस नहीं होती, जिनकी फिर थोड़ी बहुत हो तो वो टीचर्स को फॉलो करके हो जाता है। जिनकी जीरो होती है ना, फिर वो उनको लिए मुश्किल होती है। ठीक है, इस तरह उर्दू डेली आप घंटा पढ़ें तो वो काफ़ी है। GK आप डेली 1.5 घंटा पढ़ें। ये तो इस तरह आपने मेजर एक्ट को 2.5 घंटे पढ़ना है, माइनर एक्ट को 1.5 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश 3 घंटे पढ़नी है, उर्दू 3 घंटा पढ़ना है, GK 1.5 घंटा पढ़ना है, तो 9.5 घंटे ये डेली। आप सिर्फ 15 दिन ये रूटीन बना लें, सिर्फ 15 दिन, सिर्फ 15 दिन ये रूटीन बना लें, तो आपको लगेगा कि जी आपको जज करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब फिर मैं कहता हूँ कि जी आप ना मेंटोर को साथ लेके चलें, मतलब मेंटोर के साथ चलें। आप अपनी तरफ से ऐसे प्रेसी जितनी मर्जी अच्छा लिखते रहें, अगर आपने किसी टीचर को चेक नहीं करवाते तो वो जीरो होगा। आप सीख नहीं रहे होंगे, लर्न नहीं कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, बस आप मुतमईन होंगे, आप सीख नहीं रहोगे। आप किसी CSP ऑफिसर, मतलब जो पास कर चुका है, उसको चेक कराएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये, क्योंकि वो बंदा एक पढ़ के आता है तो उसने अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जी ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जो टेस्ट आते हैं तो मुझे पता होता है कि बच्चे ने फलान जगह, फलान सेक्शन में फलान जगह पे गलती कर दी है, और तकरीबन वही गलती होती है। मैं अगर कहूँ ना कि जी जैसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, मैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट का सेक्शन 74 मैं किसी का देखूंगा तो मुझे पता होता है कि वो गलत लिखेगा बच्चा, वो उसको सही नहीं लिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट है। सेक्शन 34 QSO का देखूंगा तो वहाँ पे वो बच्चा थोड़ा गलती करता है। 71 PPC देखूंगा तो वहाँ पे थोड़ी गलती करता है। तो वो पता होता है, जो बच्चे मतलब एक्सपीरियंस से वो आपको बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो लाजमी आप मेंटोर को चेक करवाएं। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें आगे जी, आपका पास पेपर। पास पेपर देखें ना, तो पास पेपर आपके ये साले पास पेपर मैंने आपको शेयर किए हैं, सारे पास पेपर। ठीक है, अब कोई भी पास पेपर उठा लें, जैसे ये देखें, वंस टाइम बिकम टू नो सब्सिक्वेंट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जी बच्चे कहते हैं कि जी सर ये इतनी क्वेश्चन है, सेक्शन 9 तो 2 लाइनें हैं, तो हम कितनी लिखें, कितने लिखें। तो वो पूछ रहा था कि जी वंस टाइम बिकम टू नो सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। ये सेक्शन 9 है। अब ये जनरल रूल है, इसकी फिर आपने एक्सेप्शन बतानी है, इसकी आपने एक्सेप्शन बतानी है। मैंने ना आपको
कुछ सॉल्व भी करके दिए हुए हैं। हाँ, ये है कि जी once time given to run no subsequent ability or disability to stop it। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सेक्शन 9 आपने पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी एक्सेप्शन है, इसकी आपने एक्सेप्शन लिखनी है, इसकी आपने एक्सेप्शन लिखनी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन वही आपका एक्सेप्शन 9 मतलब आपका एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन सेक्शन 9। अब इसकी एक्सेप्शन 9 सबसे पहले वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जब इशू हो जाए तो फिर वही वो टाइम रुक जाता है। जनरल रूल है कि जी एक दफ़ा टाइम स्टार्ट हो जाए तो फिर नहीं रुकता। दूसरा वो सेक्शन 12 आ जाता है कि जी अगर जितनी देर आपने लीगल प्रोसीडिंग मतलब कापी वगैरह लेने पे लगता है वो टाइम रुक जाता है, नहीं चलता। 13 में कहता है कि जितनी देर आपका डिपेंडेंट पाकिस्तान की सर्विसेज में बाहर है वो टाइम रुक जाता है। 14 कहता है आप बोनाफाइड किसी दूसरे फोरम पे चले जाएं, मतलब आप बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक को आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा देते हैं। अब बैंक जो सिविल रिकवरी का सूट फाइल करेगा तो बैंकिंग कोर्ट जाएगा, ना कि सिविल कोर्ट जाएगा। अगर बैंक चली जाती है सिविल कोर्ट में, बोनाफाइड बैंक को नहीं पता था, तो वो जितनी देर बैंक में सिविल कोर्ट में गया है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। तो 14 वो भी टाइम आपका रुक जाता है। 15 कहता है जो आप जितनी देर आपका कोई स्टे या फिर दाव सूट इंस्टीट्यूट करना या फिर स्टे हो जाता है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। 15(2) कहता है आपका कि अगर जितनी देर आपने नोटिस देना होता है वो टाइम भी रुक जाता है। जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करते हैं वो टाइम रुक जाता है। गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करते हैं तो वो 60 दिन का नोटिस देना होता है सेक्शन 80 के तहत। सेक्शन 80 के तहत 60 दिन का नोटिस देना होता है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। इसी तरह आप 16 देखें तो वो आपका सेल, आप पोजेशन का दावा दायर करते हैं तो वो सेल जितनी देर जो आपने ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज की है, ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज की है तो प्रॉपर्टी परचेज कर ली है लेकिन पोजेशन नहीं मिला। पोजेशन के लिए आपने दावा दायर करना होता है, पोजेशन के लिए आपने दावा दायर करना है। तो वो पोजेशन का दावा दायर करना है तो वो आपकी सेल सेटिस्फाइड होगी। तो जितनी देर सेल सेटिस्फाइड रहती है वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाता है, वो टाइम भी रुक जाता है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन है ना, आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है और उसका रेलिवेंट आंसर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, अभी ये देखना है 2023। अब वो क्वेश्चन जब आता है ना तो वो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में वो 4 चीजें पूछ रहा होता है। वो फनकार ऐसा फनकार है, वो 4 चीजें पूछ रहा होता है, वो 4 चीजें पूछ रहा होता है। देखें जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि जी सबसे पहले वो कहता है कि जी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। ये एक चीज है, ये एक चीज है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। दूसरी वो कहता है कि जी आपका अंडर व्हाट कंडीशंस प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई। अब ये दूसरी चीज पूछ रहा है, अब 2 चीजें हो गई हैं। तीसरा वो कहता है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का स्कोप बताएं। 3 चीजें हो गई। चौथी वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल टू कोडिपेंडेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल टू कोडिपेंडेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है? ये मतलब को डिफेंडेंट्स पे कब देते। तो ये 4 चीजें आपने क्वेश्चन जब अब देखें ना, कुछ बच्चे होते हैं वो एसजीटी काटा देखा फिर सेक्शन 11 लिखने लग जाते हैं, फिर उसको कंपैरिजन सब्जुडाइज के साथ कंपैरिजन कर देते हैं। देखें जी मैंने ये भी किया, ये भी करना है। बाद में पता चलता है कि वो उस बच्चे के नंबर होते हैं 0 या 6 नंबर। स्टूडेंट है मेरी, उसके लॉ के ये सिविल लॉ 2 में 6 नंबर आए थे, सिर्फ 6।
वो ऐसे भी होता है कि वो आपको 0 नंबर देता है फिर, क्योंकि आपने उसने जो पूछा वो लिखते नहीं है, आप अपना लेके आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिखें रेस्ट जुडिकाटा और रेस्ट जुडिकाटा का सेक्शन रेस्ट सब जुडाइस के साथ कंपैरिजन करके आ जाए, तो वो कहेगा बच्चा रैशनल नहीं है। अब इसके आपने कैसे सॉल्व करना है? अब इसका ऐसे है कि जी देखें, सबसे पहले तो आपने उसके प्रिंसिपल लिखने हैं। प्रिंसिपल आपके उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन 11 1 2 3 6 एक्सप्लेनेशन है। मतलब उसमें बताता है फार्मर सूट कौन सा है, उसमें बताता है आपका वो कि जी 11 2 में बताता है कि जी आपका ट्रेजिडी कार्ड कब अप्लाई होता है, जब एक पार्टी फ्रेम करती है दूसरी डिनाई करती है। और तीसरा में बताता है कि जी कंप्यूटर कोर्ट कौन सी है, तो वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि जी वो कोर्ट अपील नहीं बनती तो वो कंप्यूटेंट नहीं है। कंप्यूटेंट वही है जो लॉ बता देता है। एक्सप्लेनेशन 4 में बताता है कि जी कंस्ट्रक्टर और जुडिकेटर के जी जो आप जिस दिन आपने दावा दायर करना है वो सारे ग्राउंड्स आपने लेने होते हैं। अगर कोई ग्राउंड नहीं लेते तो आप समझा जाता है वो आपने ले लिया। मतलब आपने 10 लाख का दावा दायर करना था, आपने 8 लाख का दावा दायर कर दिया है, तो समझा जाएगा कि आपने दायर कर वो 10 लाख का ही किया है, बाद में 2 लाख का नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टर और जुडिकेटर है। तो पहले ये प्रिंसिपल लिखने हैं, फिर कंडीशन क्या है कि जी किन कंडीशन पे जुडिकेटर अप्लाई होता है, तो वो सेम पार्टीज हो, सेम टाइटल हो, और उसके बाद सेम सब्जेक्ट मैटर। मतलब 1 एकड़ है तो 1 एकड़ पे एक दावा चल रहा है, तो दूसरा उसी एकड़ पे दूसरा दावा आएगा, तो वो केस डिसाइड हो गया तो दूसरा दावा नहीं चलेगा। इसी तरह वो कहता है स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेजिडिटी का वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन 4 में आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि जी आपने जब दावा दायर करना था तो वो सारे ग्राउंड लेने देते हैं। और मतलब वो कहता है जो भी आप मतलब दावा दायर कर देते हैं तो वो आप दावा दायर करते हैं, तो सलाह ये समझता है कि जी आपने सारे ग्राउंड्स ले लिया। मतलब आप पोजेशन का दावा दायर कर दिया है, पोजेशन के साथ आपने मीन प्रॉफिट भी ले सकते थे, मीन प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट भी ले सकते थे। आप पोजेशन का दावा दायर कर दिया, मीन प्रॉफिट नहीं मांगा या मीन प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मांगा, तो बाद में उसका दावा दायर नहीं कर सकते। ये समझे लास्ट समझता है कि जी आपने वो भी साथ दावा दायर कर दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर वजूदी कटा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 4। इसी तरह को डिफेंडेंट्स पे, ठीक है, वो ऐसे को डिफेंडेंट जो कोड में आए ही नहीं है उन पे अप्लाई होता है, तो हाँ उन पे भी अप्लाई होता है। ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 है। जैसे आप मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे मैं इसके एग्जांपल देता हूँ पब्लिक नाजेंस का या पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं। एक आपका गली का मसला है, पब्लिक नाइजेंस हो रही है, एक पर्सन जाके दावा दायर कर देता है, बाकी डिफेंडेंट नहीं भी आते, ठीक है, तो वो भी समझा जाता है, वो भी रिप्रेजेंट हो गया, उन पे भी अप्लाई होता है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। मैंने आपको जैसे अब इसी में ही देख लें, इसमें एक क्वेश्चन ये आया था, ये एक कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका कंपनी ने लाहौर में एक फैक्ट्री वाला है, उसको ऑर्डर किया कि जी मुझे 100 रेडी टू वेयर जीन्स, मतलब रेडीमेड जीन्स दे दें। तो लाहौर वाली कंपनी के मालिक ने कहा कि जी मैं आपको 1,000 दे दूंगा। ठीक है, उसने कहा कि जी आपने 30 दिसंबर तक मुझे देने हैं, 30 दिसंबर 2020 तक देना है। वो कहता है ठीक है। लाहौर की कंपनी ने अमेरिका की कंपनी को देना है। अब वो किसी भी वजह से नहीं दे पाता, वो लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लग जाता है तो वो कोविड की वजह से वो नहीं दे पाता। तो बाद में जो अमेरिका का जो बिजनेसमैन जिसने ऑर्डर किया था वो उस पे वो डैमेजेस का सूट फाइल कर देता है। डैमेजेस का सूट फाइल करता है कि जी इससे मुझे डैमेजेस लेके दे दो कि इसने मुझे नहीं दिया। तुम जो लाहौर का मैन्युफैक्चरर है वो प्ली लेता है कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक वो करके ना वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। अब मैं बार बार जो आपको बता रहा हूँ ना, आपको चीजें आती होती हैं, आप उधर जाके पढ़ते नहीं है, सही समझते नहीं है, क्वेश्चन सही समझते नहीं है। प्रपोजिशन क्वेश्चन से कैसे सॉल्व होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और आगे वो बताता भी हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। मैं कहता हूँ आपने चार कि ना पेपर पहले 20 मिनट पढ़ना है। 20 मिनट में 5 मिनट में आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन, तो आपने टिक करना है कि जी मैंने ये 5 क्वेश्चन करना है। उन्हीं 5 क्वेश्चन को मजीद 15 मिनट आपने फिर पढ़ना है, और उसका एग्जैक्ट आपने बताना है ये बनता है, ये बनता है, ये रेलिवेंट पॉइंट है ये। ठीक है,
अब उसमें आपने देखना है कि जी पूछ क्या रहा है। जैसे ये है कि कहता है कि जी स्टोरी मैंने आपको बता दिया कि जी अमेरिका की कंपनी ने लाहौर की कंपनी को कहा कि जी मुझे 100 जेन्स दे दे, और लाहौर की कंपनी कहती है मैं बना के दे दूंगी 30 दिसंबर 2020 तक। लेकिन कोविड आ जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, वो नहीं दे पाता, तो अमेरिका की कंपनी दावा दायर कर देती है डैमेजेस का, और लाहौर की कंपनी कहती है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, मैं नहीं कर सकती था। और ये इसमें क्वेश्चन कहता है कि जी वेदर ए मतलब जो लाहौर का फर्क है कैन प्लीड अंडर डिफेंस अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यस, वो कर सकता है। कहता है कि क्या एक कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की प्ली ले सकता है, कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की प्ली ले सकता है, क्योंकि वो सेक्शन 56 पढ़े ना, तो वो ये कहता है कि जी आप अगर कंट्रैक्ट आपका अनलॉफुल हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कंट्रैक्ट वाइड हो जाता है, वाइड कंट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती। अब अनलॉफुल क्या है कि जी जैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ तिजारत चल रही है, आज तिजारत चल रही थी, आज कंट्रैक्ट किया, कल वो बैन हो जाती है कंट्रैक्ट, तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, वो वाइड हो जाता है। इम्पॉसिबल हुआ कि जी जैसे आप कोविड हो गया, कोविड आ गया तो वो फैक्ट्रियां बंद हो गई है, तो वो नेचुरल इवेंट्स हैं, वो आप किसी के अख्तियार में नहीं है, तो वो भी कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, वो नहीं है। तो ऐसा कंट्रैक्ट वो उसको प्ली ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आगे था इफ सो व्हाट एक्विजिशन मेट टू बी नीड टू बी क्लेम सक्सेसफुल, मतलब कहता है कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो वही है कि जी कंट्रैक्ट या तो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर अनलॉफुल हो जाए, ये तो है, वो 56 बताता है। आगे कहता है कि जी ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड फोर्स मेजोरे। अब कहता है कंट्रैक्टाइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब ये तीसरी बात है, पहली क्या थी कि जी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगती है, दूसरी है कि कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगती है तो किन कंडीशन पे, तीसरा वो पूछ रहा है कि डिफरेंस बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट और दूसरा फोर्स मेजोरे के डिफरेंस बताएं। तो डॉक्ट्राइन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट तो वो है कि जी जब कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल या आपका अनलॉफुल हो जाए। फोर्स मुझे लगता है कि जी जब कंट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट आप प्रोलॉन्ग करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ये फर्क है। आगे कहता है कि जी क्या सजेस्ट करते हैं कि जी क्या आपका वाई सजेस्ट वाई प्ली ऑफ वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कंसेप्ट ऑफ फोर्स मेजोर इज नॉट अवेलेबल टू ए। अब कहता है कि जी ए को फोर्स मेजोर क्यों नहीं मिल रहा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, फोर्स मेजोर क्यों नहीं मिल रहा, तो फोर्स मेजोर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमें वो फोर्स मेजोर होता है कि जी कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट को आप प्रोलॉन्ग कर दें या फिर पोस्टपोन कर दें। अब ये कोविड पे इसलिए फोर्स मेजोर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो जो जब लॉकडाउन लगा था तो किसी को पता नहीं था कि ये कोविड कितनी देर चलना है, ये लॉकडाउन कितनी देर चलना है, इसलिए वो अप्लाई नहीं था। ठीक है, तो ये भी मैंने सॉल्व करके आपको भेजा हुआ है, वो आप देख लेना। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जी आपने ना क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन समझ आ गया तो आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया तो आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर आप लिख ही नहीं सकते। आप जो क्वेश्चन देते हैं ना वो एक चीज नहीं पूछता, वो आपसे चार चार चीजें पूछता है, वो आपसे चार चार चीजें पूछता है, तो आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करके रैशनल आंसर देना है, उसका रैशनल। अब देखें यहाँ पे वो क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहता है कि जी एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वो कहता है कि जी क्या है एफिशिएंट, मतलब अहमियत क्या है, एफिशिएंसी की अहमियत क्या है, एक चीज। दूसरा बताए व्हाट इज इट कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन क्या है। तीसरा पूछता है व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म, कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। चौथी वो पूछता है कि जी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैज बीन अचीव्ड बाय द काउंसिल, मतलब कहता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, तो ये आपसे चार चीजें पूछ रहा है। अगर कोई बच्चा मतलब वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लिखता है, उसकी कंपोजिशन नहीं बताता, कंपोजिशन क्या आगे जी एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो उसका चेयरमैन होगा, चार वजीर आला होंगे और तीन बाकी मेंबर होंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ये कंपोजिशन नहीं लेके आएगा तो क्या उसको 20 नंबर मिलेंगे, कभी भी नहीं।
वो जो एग्जामिनर है ना इसी तरह पार्ट्स में डिवाइड कर देता है नंबर। अब ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि जी जैसे पार्ट 1 है उसके लिए 2 नंबर रख ले, पार्ट 2 के लिए 5 नंबर रख ले, पार्ट 3 के लिए फंक्शन है 10 नंबर रख ले, पार्ट 4 के लिए फिर 3 नंबर रख ले। ऐसा कर सकता है, 5 नंबर कर सकता है, जैसे मर्जी उसको लगे। ठीक है, तो अगर सारे पार्ट्स करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर सारे पार्ट नहीं करते तो फिर आपको नंबर पर सारे नहीं मिलते, फिर आप कहते हैं कि जी हमारा एग्रीगेट नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप सही नहीं करते। और ये कब होता है? जब आप सही प्रैक्टिस करते हैं, सही प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहता हूँ आप ना लाजमी हफ्ते में 2 दिन लाजमी लिखा करें। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब हमारी ना एक स्टूडेंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नूरुल हुदा। नूरुल हुदा हुई है, वो सिर्फ टेस्ट देती रही है पहले, मतलब पढ़ा हुआ था उसने, टेस्ट देती रही है और टेस्ट दे दे के वो मतलब वो क्लिक कर गया, अब सिविल जज के वो उसने पास किया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं तो वो कभी भी कर नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो फिर वो कर सकते हैं, लिखेंगे तो फिर कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जी आपने वो पेपर जो है ना जो पूछ रहा है वही आंसर देना है, जो पूछ रहा है वही आंसर देना है। बाकी जो बेस्ट अटेम्प्ट्स हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। एक ड्राइव है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें भी बेस्ट अटेम्प्ट्स हैं, मतलब जैसे पास पे बच्चे पास हो गए, आयशा पास कर गई है सिविल जज, उसकी बेस्ट अटेम्प्ट्स ड्राइव में पड़ी हैं, नूरुल हुदा की ड्राइव पड़ी हैं, आए वो वो है मैडम सायरा शारिफ, उस एडीपीपी हैं उसकी भी अटेम्प्ट्स पड़ी हैं, वो मैं आपको भेज देता हूँ, वो आपने देखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो। आपको भेजा, ये आपने देखना है। मजीद आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये एक तो आपको मैंने यहाँ ड्राइव भेजी है, ये इसमें ना सारा कुछ डाटा है, ड्राइव भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये और चल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है। अब ये टेस्ट सीरीज है, मतलब ये टेस्ट सीरीज मैंने आपको उधर ग्रुप में भी भेजी है, दोबारा भी देना। अगर ये टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ना तो इससे भी आपका इतनी आप अच्छी तरह लिख लेते हैं कि दोबारा आपको लिखने की मसला नहीं बनता कभी भी, आपका वो कभी भी नहीं है। मतलब जैसे गार्डन वर्ड एक्ट है, क्वेश्चन है, पेपर है, और लिमिटेशन एक्ट है, फैमिली लॉज के 2 हैं, कंट्रैक्ट के पार्ट्स में 3 टेस्ट हैं। इसी तरह आप सीपीसी देखें तो सीपीसी के पार्ट्स में 4 टेस्ट है, 4 टेस्ट। तो ये टेस्ट अगर अब जो बच्चा दे देता है ना वो कभी फेल नहीं होता, कभी भी वो फेल नहीं होता। तो प्रैक्टिस लाजमी करें, लिखने की प्रैक्टिस लाजमी करें। मतलब मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 दिन आप ना लाजमी लिखा करें, हफ्ते में 2 दिन आप लाजमी लिखा करें। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको ना एक्सपर्टीज बताता हूँ जी, जो बच्चे बने हैं ना वो क्यों बने हैं। मुझे पता है कि जी मेरे जो बच्चे हैं ना वो कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि जी अभी ये कुछ दिन पहले वो इवेंट रखा भी था, वो वो हुए हैं दूसरे, वो शरीफ साहब एएच जी हुए हैं, तो वो एम फिल इंग्लिश लिटरेचर थे, वो एम इंग्लिश लिटरेचर थे, जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना वो बहुत आगे चले जाते हैं। अब इसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये शरीफ साहब। अब शरीफ साहब हैं, शरीफ साहब की ना इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और वो इंग्लिश पढ़ाते भी रहे हैं बच्चों को, मतलब बीए के बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और वो कर गए हैं। ठीक है, ला पढ़ रहे थे। समिया परवीन की पिछले 2021 से वो लगी हुई थी,
पहले भी पेपर दिए थे, फिर वो छोड़ गई थी, फिर 2021 से वो प्रॉपर एएचए पे लगी हुई थी। पहले एक दफ़ा अटेम्प्ट दी थी एएचए की, वो फेल हो गई थी। इसी तरह तहसीन सरवर की भी दूसरी अटेम्प्ट थी पहले जो थी। ठीक है। अब ये मनसब अली की भी अटेम्प्ट्स पड़ी हैं उसमें। अब ये पहले इसने एडीपीवी पास किया है। दूसरी जो ना ये आयशा तैयबा का एडीपीवी पास है, आयशा तैयबा का एडी लीगल एफआईए पास है, आयशा तैयबा का सिविल जज पास है, आयशा तैयबा का एडी लीगल एफआईए, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सोलिसिटर और डिप्टी डायरेक्टर लॉ एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट है, वो पास है। वन पेपर इसने जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का था वो पास किया था, उधर रिकमेंड भी हो गई थी। तो आप एक दफ़ा सिविल जज का सिलेबस कर लेते हैं ना, ये जो सिविल जज का सिलेबस है, जो एक दफ़ा सिविल जज का पेपर कर लेता है वो उसके लिए एडीए भी हो जाता है, उसके लिए सिविल जज भी हो जाता है, उसके लिए आपका सारे पेपर मतलब एएचए भी हो जाता है, उसके लिए फिर एएचए भी हो जाता है। ये जो आप सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो एक दफ़ा कर लेते हैं ना बच्चे, मतलब मैं कहता हूँ एक दफ़ा किसी भी मेंटोर से आपने पढ़ना है, मतलब जो मर्जी जहाँ से मर्जी पढ़ लें, एक दफ़ा आपने किसी से पढ़ना है, मतलब वो बंदा जो पहले पढ़ा चुका हो, एक दफ़ा पढ़ लें फिर कोई पेपर भी पास कर सकता है। यही फैक्ट हैं, वो हर पेपर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका सैर शस्मा, इसके भी पहले एडी एडी सैर शस्मा, इसने पीएमएस पास किया हुआ है। ये मैडम, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। फवाद जफर की थर्ड अटेम्प्ट थी। यहाँ पे देखें, मनसब की पहली अटेम्प्ट थी, सैर शार असमा की पहली अटेम्प्ट थी, नूरुल हुदा की भी पहली अटेम्प्ट थी, आयशा की दूसरी अटेम्प्ट थी, वकास जफर की तीसरी अटेम्प्ट थी। ये सिंध के हैं, सिंध के मसरूआ, ये पहली अटेम्प्ट थी, मंसूर की भी पहली अटेम्प्ट थी। ठीक है। मतलब ये है कि जी जो बच्चे लगे होते हैं ना, अब ये आयशा की दूसरी अटेम्प्ट थी, ये आयशा 2021 से तैयारी कर रही थी, अब 2024 में हुई है। तो यहाँ पे वही है कि जी कंसिस्टेंसी, हम कहेंगे ना कि हम पढ़ते हैं, हम 6 महीने पढ़ते हैं, हम कहते हैं नहीं अब नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, टाइम आ जाता है, टाइम आ जाता है। मैं अगर कहूँ ना, ये आए थे शरीफ साहब बता रहे थे, ये जो एएचए हुए हैं, ये बता रहे थे कि जी मैंने 2007 में पीएमएस के पेपर दिए थे, इस वक्त उनकी एज 43 थी, पीएमएस के पेपर दिए थे 2007 में, 2015 में सिविल जज के दिए थे। तो पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक वो है जाम सज्जाद साहब बावलपुर से हैं, वो बताते हैं मैंने 27 पेपर दिए, 27वें पेपर में जाके मैं ये अजय हुआ हूँ, पहले 26 पेपर मेरे फेल थे। ताहिर महमूद अंसारी साहब बैठे हैं, वो 2009 में जज बने हैं, वो कहते हैं मैंने 2022 से 2002 से दे रहा था पेपर, नहीं हो रहा था। तो पीछे स्ट्रगल होती है, पीछे स्ट्रगल होती है। यहाँ पे देखें ना आपका, ये प्रोसिक्यूटर्स का जो है, प्रोसिक्यूटर ये तहमीना मंसूर, ये भी अब तीसरी अटेम्प्ट सिविल जज की दी हुई है। एडीपीपी में ये इंटरव्यू में रह गई है। ठीक है, सारे शरफ हो गई है। मनसब का एडीपीपी इंटरव्यू में रह गया था, सिविल जज हो गया वो। ठीक है, महवेश ये भी इंटरव्यू में रह गई है, सालिया का इंटरव्यू में रह गई थी लेकिन अब पीए में चली गई है। सिंध से ये केपीके से तारिक अजीज और कमर इंसा, ये उधर का प्रोसिक्यूटर का पास किया। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जी आप लगे रहे ना, तो फिर आपको लिए कोई मसला नहीं रहता, कोई मसला नहीं रहता। मतलब आप ये मैंने जो सिलेबस बताया ना, ये सिलेबस कर लेते हैं ना, कोई भी वन पेपर आप कर सकते हैं। जैसे आपको इधर देखे ना, मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आयशा जो है ना, उसने हर पेपर पास किया है, क्यों? क्योंकि उसने बेयर एक्ट बहुत अच्छा पढ़ लिया था, उसने बेयर एक्ट बहुत अच्छा पास कर लिया, मतलब उसने एफआईए पे पास किया है, उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पास किया है, डिप्टी डायरेक्टर पास किया है, एडीडीपी इस्लामाबाद का वो पास किया है, सिविल जज का पास किया है। ठीक है। तो एक दफ़ा आपने सिलेबस करना है और हो जाता है, टाइम आ जाता है, लगे रहें हो जाता है। अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा सेमिनार एंड हो गया है, आपके जो कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक क्लियर है?
जी सर क्लियर। सर आप बेयर एक्ट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? मैडम जरूर कर देंगे, सारे कर दूंगा मैं, सारे कर दूंगा। थैंक यू सर। चले, और किसी का क्वेश्चन? एनीवन कैनी क्वेश्चन? सर ये सिविल सिविल जज की जो एज लिमिट है वो कहते 35 साल है, क्या 35 साल से आगे बढ़ा दी है? 38 साल हो गई, कोई नहीं? अभी नोटिफिकेशन नहीं आया उसका, नोटिफिकेशन नहीं आया उसका। ओके सर। और किसी का क्वेश्चन? और सर वो जो सिविल जज के जो पेपर के हवाले से एग्रीगेट 50% होने चाहिए 40%, सर इसके हवाले से जरा रोशनी डालिएगा सर प्लीज। एग्रीगेट 50%, पास जो है ना वो आपका 40 वाला है, लेकिन एग्रीगेट 50% होना चाहिए। सर एलिजिबिलिटी एहलियत में 50% एलएलबी में पास होना जरूरी है या सेकंड डिवीजन इनफ है? वो एलिजिबिलिटी, आप 3rd डिवीजन भी है तो फिर भी आप एलिजिबल है। थैंक यू सर। और सर वो जो आप पढ़ाई गई है साथ बुक्स भी कोई प्रेफर करेंगे या सिर्फ हमें बेयर एक्ट पढ़ेंगे, ये इसके अलावा बेयर भी एक्ट, आप बस नोट्स बेयर, बताएं? सिर्फ सिर्फ बेयर एक्ट, बाकी नोट्स होगा हम आपको देंगे। बेयर एक्ट ही ओके बस, सर। और कुछ। गूगल ड्राइव, ये जो है गूगल ड्राइव, ये है। मैं आपको ना ये लाजमी किया करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ गूगल ड्राइव। ये इसमें ना बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप इसको इसको सर्च किया करें। मैं आपको जैसे ये है, ये आपको शेयर की हुई है, ये आपको शेयर की हुई है, ये आप देखा करें इसको। ठीक है, सबसे पहले तो है कि जी आपने गूगल ड्राइव कैसे इस्तेमाल करनी है। इसमें ना एक वीडियो पड़ी है, वो आपको वीडियो का लिंक पड़ा है, मतलब इसको करेंगे तो लिंक मिल जाता है। वो 5-6 मिनट की वीडियो, वो भी आपको बता देती है। मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। आगे है अबाउट अकेडमी, अकेडमी का रिजल्ट क्या है, बाकी ये ठीक है। इसमें ला में आए ना तो फिर आपका ला की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम उसका डाटा, जुडिशरी के एग्ज़ाम उसका डाटा, जुडिशरी मतलब सिविल जज एएचए, प्रोसिक्यूटर मतलब एडीए एडीपीपी, ये इंटरव्यू डाटा, टेस्ट अटेम्प्ट्स, सिलेबस, पास्ट पेपर। अब सिलेबस देखें ना, किसी भी मतलब ये सिविल जज पंजाब का 1 पेपर, इंस्पेक्टर लीगल और एएचए पंजाब। अब सिविल जज का सिलेबस है तो सिविल जज के सिलेबस में बलूचिस्तान के सिलेबस, केपी का सिलेबस, सिंध का सिलेबस और आपका पंजाब का सिलेबस, ये अलग-अलग आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप ये सारा कुछ आपको मैं भेज देता हूँ, आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ तो पास पेपर भी आपको ये सब के मिलते हैं, मतलब पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, ये सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप देखें टेस्ट अटेम्प्ट्स आ जाए ना तो वो एक तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप टेस्ट सीरीज जो देना चाहते हैं ना, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देती है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है ना, उनकी अटैम्प्ट्स पड़ी हैं, जैसे नूरुल हुदा सिविल जज हो गई हैं, उसकी अटैम्प्ट एडीपीपी में इस्तेमीना हो गई हैं, उसकी अटैम्प्ट्स पड़ी हैं। सैरेश असमा, उसकी अटैम्प्ट्स पड़ी हैं, और सैरेश असमा वो भी एडीपीपी क्वालिफाइड है। और उस बाद गुले फातिमा एडीपीपी, सना अफजल अभी एडी लीगल एफआईए में अपॉइंट भी हो गई है। अन्ना मुमान सीएसपी ऑफिसर, सैर शरफ एडीपीपी, आयशा तैयबा, इसके भी काफ़ी सारी अटैम्प्ट्स पड़ी हैं, मतलब पीपीसी सीआरपीसी, सारा कुछ इसमें पड़ी हैं। ये आपको मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, वो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि करना कैसे है। आप देखें, आप स्टार्ट में ओपन करेंगे तो जना अकेडमी, इसको ओपन करेंगे तो आपको ला का मिलेगा, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है, ठीक है। अब ला में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बुक्स क्या है, प्रोसिक्यूशन का डाटा क्या है, सिविल जज का, इंटरव्यू का, टेस्ट अटेम्प्ट, सिलेबस, पास पेपर, इसी तरह फिर अंदर आगे फोल्डर होते हैं। तो वो आप मजीद जितनी अंदर जाएंगे तो उतनी ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। आगे वो आपका इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में आपका बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है, ऐसे का बहुत ज़्यादा डाटा है, प्रेसी का है, और उसके अलावा क्या इंग्लिश पास कैसे करनी है, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में आ जाए तो फिर उसके मॉडल, टेंसेस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, ये मतलब 50+ GB डाटा पड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा देगा। ये भी आप देखा करें, आपके लिए ये है,
ठीक है, बाकी इसके अलावा अब और कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अभी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसने ज्वाइन करना है। बाकी आपको जनरल बुक की हो रही है तो आप पूछ सकते हैं जी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? चलें चलें, आज की क्लास इतनी है, बाकी भी नेक्स्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।